इस ट्रेनिंग सेशन में जूम के माध्यम से। आज हमारे पास हमारे मार्गदर्शन करने के लिए विकास जी हैं। बेंगलोर से हैं ये, लेकिन झारखंड से ये लिनेज इनका झारखंड से है, बोकारो शहर से, और वहां पर ये अपना बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, डीएक्शन को। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे। जैसा आप लोग को पता है कि आज का टॉपिक है छोटी छोटी बातें, लेकिन वो जीवन में अगर हम इसका अनुसरण करें तो बड़ी बातें या बड़ा लक्ष्य हासिल हम कर सकते हैं। इसी पर प्रकाश डालने के लिए आइए हम सब आमंत्रित करते हैं विकास जी को। ओवर टू विकास जी। विकास जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। पहले तो सभी अपलाइन को मेरा प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। अनुराधा जी जो मेरी मौसी हैं, लोहानी सर, प्रेम सर और लाल सर आप, और बीच में अविनाश जी। मेरे को ज़्यादा लाइन ऑफ स्पॉन्सर का भी आइडिया नहीं है, तो अगर किसी का नाम मिस हो जाए तो मुझे माफ़ करें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मेरी पहली ट्रेनिंग होगी जिसमें मैं पूरी तरह से हिंदी में बात करूँगा, तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ करें। तो हम आगे बढ़ते हैं सर स्लाइड में। तो विवेक, कैन यू जस्ट मूव द स्लाइड्स एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो सर देखिए, हम सब एक प्लेटफॉर्म में हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम डीएक्सन है। बट क्या हमने इसको सही मायने में अपना करियर समझा है या चुना है अभी तक, या सिर्फ हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ करने के लिए नहीं है तो हमने सोचा चलो ये करके देखते हैं। तो किसी भी करियर का चुनाव करते समय हमें 4 बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। पहला जो हमें ये देखना है कि क्या हमें ये हम जो कर रहे हैं उससे हमें प्यार है, या हम जो करें उससे हमें प्यार होना बहुत जरूरी है। और अगर जो हम कर रहे हैं उससे हमको प्यार नहीं है तो करियर का चुनाव शायद सही ना हो पाए। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में देना है वो ये है कि जो हम कर रहे हैं उसमें क्या हम निपुण हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उसमें निपुण नहीं है तो क्या हम निपुण बनने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो उससे प्यार करते हैं क्रिकेट से, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना प्रैक्टिस के वो तेंदुलकर बन पाए क्या? नहीं, उन्होंने निरंतर उस जिससे वो प्यार करते थे, जिस चीज से, जिस कैरियर से वो प्यार करते थे, उससे उसकी प्रैक्टिस वो हमेशा करते रहे, निरंतर करते रहे, जब तक कि वो पूरी तरह से निपुण ना हो सके। जिस दिन वो रिटायर भी हुए उस दिन भी उन्होंने बोला कि आज भी मैंने कुछ सीखा है। तो वो हर दिन सीखते रहे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। तो पहला है कि क्या हमें जो चीज हम कर रहे हैं उससे प्यार है। दूसरा जो चीज हमें ध्यान रखना है करियर को चुनते समय इस कि क्या हम उस चीज में अच्छे हैं करने में। अब तीसरा जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है, क्या इससे हमें पैसे मिलेंगे, क्या हमें इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना है वो ये है कि क्या इसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। तो अगर इसको हम एक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन, इसको एक ओकिनावा नाम का एक शहर है जापान में, वहां पे इस चीज को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है। और उस टापू जो जापान में है, ओकिनावा, वहां पे ज्यादातर लोग 96% लोग काफी खुश और अमीर हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन सब ने इस कॉन्सेप्ट को वहां पे फॉलो किया। उस कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने रखा इकिगाई। तो जैसे हम बोलते हैं क्या ये आपका इकिगाई है, तो जो आप कर रहे हैं वो आपका इकिगाई है, तभी आप सफल होंगे, खुश होंगे और पैसे वाले होंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या आपको पसंद है। तो एक सर्कल बनाया हमने कि क्या आपको पसंद है, दूसरा क्या आप उसमें अच्छे हैं, और तीसरा सर्कल हमने बनाया कि क्या उससे आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, और चौथा सर्कल अगर हमने बनाया कि क्या उससे लोगों का कल्याण हो पा रहा है। तो अगर ये चारों जब मिलता है और बीच का जो सेक्टर बनता है उसमें हमारा इकिगाई छुपा है। तो मेरा इकिगाई डीएक्शन है, इसलिए मैंने वहां पे डीएक्शन लिखा है, क्योंकि मैं जो करता हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है उससे मुझे प्यार है। और मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो स्टार्ट किया 2012 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे काफी कुछ सीखना पड़ा। और मैं आज जो कर रहा हूं उसमें मैं अच्छा हूं, मैं समझता हूं कि मैं अपने काम में अच्छा हूं। और तीसरा, मैंने पैसे भी कमाए हैं और पैसे कमा भी रहा हूं। और चौथा, जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है या जो हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को, दुनिया के हर एक इंसान को इसकी जरूरत है। तो अगर इन चारों चीजों को हम मिला दे, पहले 2 चीज को जब हम मिलाते हैं, जो जिससे आप प्यार करते हो और जिसमें आप अच्छे हो, उससे बनता है आपका पैशन। जिस काम में आप अच्छे हो और उसके लिए आपको पैसा मिलता है, तो वो बनता है आपका प्रोफेशन। जिस काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं और जो दुनिया के लिए अच्छा है, उससे बनता है, उससे जो ये होता है उसको बोलते हैं वोकेशन। वोकेशन मतलब जो आप फ्री टाइम में भी बिना पैसे के भी आप ये काम
कर पाए। और जो जो ये है लव लव, और जो मतलब जो चीज से आप प्यार करते हो और जो चीज दुनिया को जरूरत है, उससे बनता है मिशन। तो आपका मिशन आप मिशन क्या बनाना चाहते हो? जैसे मेरा मिशन है कि मेरे टीम में मेरे जो 20 डायरेक्ट हैं वो 20 के 20 क्राउन एम्बेसडर होने चाहिए। तो ये मेरा एक मिशन बनकर तैयार हुआ। मेरा एक और मिशन है कि मेरे आसपास, खास करके मेरे परिवार में या जिससे मैं प्यार करता हूँ, उनके घरों में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इससे बनता है मिशन। तो अगर आप आज इस जूम कॉल में हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपका इकिगाई है क्या, आपको करना क्या है जिंदगी में, तो आज आप ये चारों इमेज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और ये समझ अपने आप से पूछिए कि जो आप कर रहे हैं क्या आपको उससे प्यार है? जो आप कर रहे हैं क्या आप उसमें अच्छे हो सकते हैं? अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि स्किल कैन बी लर्न, कोई भी कला जो है वो सीखी जा सकती है। और पैसे पैसे क्या आएंगे डीएक्शन से? वो भरपूर आएगा। और तीसरा चौथा जो है, जो क्या वो जग कल्याण के लिए। तो ये चारों का अगर आपका जवाब मिल पाता है डीएक्शन में, या ये चारों का जो कॉम्बिनेशन अगर आपको डीएक्शन में नजर आता है, तो आप एकदम सही, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। क्या कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमने ये टॉपिक रखा क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी तो कोई नौका पे या जहाज पे बैठे होंगे। तो जो बड़ी जहाजें होती हैं उसमें एक कंपास लगा होता है, जहां पे जिस डायरेक्शन से वो डायरेक्शन सेट करते हैं और वो जो बड़ा सा पानी का जहाज है वो उस डायरेक्शन में निकल पड़ता है। तो जो कैप्टन होता है शिप का, वो उसको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो डिग्री ऑफ मेजरमेंट होता है डायरेक्शन पे जानने के लिए, वो सेकेंड्स में भी नापा जाता है कि इतना डिग्री और इतना सेकेंड, मतलब इतनी सटीकता होती है लोकेशन तक पहुंचने के लिए। क्या होगा अगर जैसे मान लेते हैं हमें पहुंचना है, हम निकले साउथ अमेरिका से और हमें जाना है साउथ अमेरिका से निकले हम किसी ब्राजील से लेके, जैसे हम ब्राजील से निकले किसी देश के लिए, जैसे मान लेते हैं हम नाइजीरिया के लिए निकले ब्राजील से। तो आप मैप में देखोगे कि एक पर्टिकुलर एंगल पे वो एक डेस्टिनेशन है। क्या होगा अगर गलती से हमने सिर्फ डायरेक्शन में 1 डिग्री का चेंज किया? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। अगर आप अपना वो छोटे क्लास में जब हम थे ज्योमेट्री याद करें तो समझ में आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन का डिग्री 180 डिग्री होता है। तो अगर 1 डिग्री से 1 डिग्री जो कि सुई की नोक के बराबर होती है, उससे अगर हम अपना डायरेक्शन चेंज कर दे जहाज का, तो हम ब्राजील से नाइजीरिया पहुंचेंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आपको ये नजर आएगा कि हम ब्राजील से नाइजीरिया तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 3 देश छोड़ के कोई और देश पहुंच सकते हैं। तो एक छोटा सा डिग्री चेंज, 1 डिग्री का चेंज जो एक सुई के बराबर होती है, उससे आपका जो गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो क्या इस बिजनेस में वो छोटी बातें बड़ा असर दिखा सकती हैं? बिल्कुल दिखा सकती है। तो इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं कुछ कहानियों का माध्यम लूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मिस्टर तोंदेराम थे, छोटे से गांव में, कहीं बिहार के किसी छोटे से गांव में एक तोंदेराम थे जो कभी भी गांव से बाहर नहीं निकले। लेकिन वो गांव के मुखिया थे और बड़े ही प्रभावी और बड़े सामाज्यकर्ता थे और लोगों का कल्याण हमेशा क्या करते थे। तो इस चीज को भारत सरकार ने नोटिस किया और उनको सम्मानित करने के लिए रिपब्लिक डे में आमंत्रण किया दिल्ली में। तो उनको पटना से दिल्ली तक का फ्लाइट टिकट भेजा गया। तो वो किसी तरह से, कभी पटना भी नहीं गए थे, तो किसी तरह से वो ट्रेन बस पकड़ के पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पहुंचे। और उनको किसी ने बताया कि भाई अगर फ्लाइट 4 बजे है तो आपको कम से कम 2 बजे एयरपोर्ट पे रहना पड़ेगा। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो 12 बजे ही एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो जब 12 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जब सिक्योरिटी में चेकिंग चल रही थी तो उनको बोला गया, सर आप अभी बाहर ही वेट कीजिए, 2 घंटे पहले आप अंदर घुस सकते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। अब तोंदेराम थे, उन्होंने एक टोपी पहनी थी और पजामा कुर्ता पहन रखा था और एक एक कोट कोट डाल रखा था। तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सामने उनको एक मशीन दिखा जिसमें लिखा था अपना वजन तौलें, अपना वजन नो तौले। तो वो उस मशीन की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसमें लिखा था 5 रुपए का सिक्का यहाँ डालें। तो तोंदेराम उस मशीन के ऊपर चढ़ते हैं और 5 रुपए का सिक्का डालते हैं। तो जब 5 रुपए का सिक्का डालते हैं तो उधर से एक आवाज आती है कि वेलकम तोंदेराम, आपका पटना एयरपोर्ट पे स्वागत है, आपका वजन 70 kg है और आपका दिन शुभ हो। तो जैसे ही तोंदेराम ये सुनते हैं और फिर उनको उनको एक टिकट मिलती है जिनमें उनका वजन लिखा रहता है, जैसे ही वो ये सुनते हैं तो वो बहुत बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस मशीन को कैसे पता कि मेरा नाम तोंदेराम है। वो बहुत घबरा जाते हैं और फिर वो मशीन के आगे पीछे
देखने लगते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता है। तो वो फिर से ये काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से 5 रुपए का सिक्का डालते हैं, उस पर चढ़ते हैं और फिर वो मशीन बोलती है कि वेलकम तोंदेराम, आपका पटना एयरपोर्ट पे स्वागत है। आपका वजन अभी भी 70 किलो है और आपकी फ्लाइट 4 बजे है। ये सुन के तोंदेराम के होश उड़ जाते हैं। पहले तो मशीन को सिर्फ ये मालूम था कि इनका नाम तोंदेराम है। अब मशीन को ये भी मालूम है कि इनका फ्लाइट 4 बजे है। अब ये पूरी तरह से बौखला जाते हैं। अब ये वॉशरूम की तरफ भागते हैं, शौचालय की तरफ भागते हैं और उनके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना मैं अपने बैग में से कुछ कपड़े निकालूं और अपना कपड़ा चेंज करूं और अपनी टोपी को हटा के कुछ और ट्राई करूं। तो वो अपना पूरा हुलिया बदल के वापस उस मशीन पे आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं और बड़ी होशियारी के साथ 5 रुपए का सिक्का डालते हैं और अपना हुलिया उन्होंने बदल रखा है, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए, सब कुछ बदल लिया और फिर मशीन से आवाज आती है कि वेलकम तोंदेराम, आपका पटना एयरपोर्ट पे स्वागत है। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका वजन अभी भी 70 किलो है और आपकी फ्लाइट 4 बजे है। तोंदेराम को रहा नहीं गया, वो मशीन के अंदर झांकने लगे, वो मशीन के पीछे गए, मशीन के नीचे गए, चारों तरफ से मशीन का परीक्षण किया और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मशीन के अंदर जो महिला है वो कहाँ छुपी बैठी है। तो इनके फिर ये बड़े चिंतित हो जाते हैं और बड़ा कुछ विचार करने लगते हैं कि अब करूं क्या। फिर उनको एक महिला नजर आती है जो बुरखे में रहती है। वो उस महिला के पास जाते हैं और बोलते हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुरखा हो तो मुझे किराए पे मिल सकता है। तो पहले तो वो महिला थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है और थोड़ा ऑफेंसिव हो जाती है। फिर बाद में उनको लगता है, यार एक बुरखा के लिए मुझे अगर 200 रुपए मिलते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या बुरा है। तो उन्होंने अपने बैग से एक बुरखा निकाला और इनको एक किराए पे दे दिया 200 रुपए के। तो तोंदेराम क्या करते हैं, फिर से शौचालय की तरफ जाते हैं, बुरका पहन के आते हैं और मशीन पे चढ़ते हैं और ये जो लेडी है वो अभी खड़ी वहां पे देख रही है सारा कुछ, ये सारा कुछ हो रहा है, चल रहा है। तो मशीन पे चढ़ते हैं बुरका पहने और फिर से 5 रुपए का सिक्का उस मशीन में डालते हैं और तब मशीन से एक आवाज आती है, पटना एयरपोर्ट पे आपका फिर से स्वागत है मिस्टर तोंदेराम, आपका वजन अभी भी 70 किलो है और अभी अभी 5 मिनट पहले आपकी फ्लाइट छूट चुकी है, वो जा चुकी है, धन्यवाद। तो तोंदेराम वहां पे अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ये मशीन को ये सारी कुछ बातें कैसे पता चली। दूसरा, इनको ये अफसोस हुआ कि ये फ्लाइट जिस पे मुझे जाना था, जहां पे मुझे सम्मानित होना था, वो भी छूट चुका है। तो कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे पास क्या है और कैसे है, इसके पीछे हम बहुत ध्यान देने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि यार डीएक्सन में इतना पैसा आता कहां से है, और हम इसी चीज पे हम लगे रहते हैं कि नहीं पैसा दे कहां से रही कंपनी, अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट आता कहां से, अरे इससे कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, इससे ये कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, इससे मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ। इन सब व्यर्थ की बातों पे हमारा ध्यान ज्यादा होता है, सिवाय कि हम उस अपॉर्चुनिटी को देखें और पहचाने और एक्सेप्ट करें कि हाँ, किसी भी तरह का चमत्कार हमारी जिंदगी में भी हो सकता है। तो डीएक्सन जो है हमारी जिंदगी में एक चमत्कार की भांति है। हम उस चमत्कार के पीछे, गुठली गिनने के पीछे नहीं भाई, हम फल खाने पे भरोसा रखते हैं। अगर हम गुठलियां ही गिनते रहेंगे तो हम जो है, अब हमको जो चाहिए, जो जहां हमें सम्मानित होना है, जो हमें लक्ष्य को पाना है, वो हम मिस कर जाएंगे। जैसे तोंदेराम ने अपना फ्लाइट मिस किया, वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो किसी भी तरह का डाउट रखना, डिसबिलीफ रखना डीएक्सन के प्रति कि ये होता कैसे है, आता कहां से है, ये सब फिजूल की बातों पे और डाउट्स रखें, मन में अगर डाउट रखेंगे तो हमारा अपॉर्चुनिटी ठीक उसी तरह से मिस होगा जैसे तोंदेराम का फ्लाइट मिस हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो चीज हमें समझना है, जब कोई ये बिजनेस स्टार्ट करता है, और आज ये मैंने मान लेते हैं ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे करना क्या होगा। तो हमें करना क्या होगा वो तो खैर दूर की बात है, बट हमको कब करना होगा ये हम पहले समझते हैं। जब जंगल में एक जिराफ एक अफ्रीकन जानवर है, तो जंगल में जब जिराफ बच्चा देती है, और आप चित्र में देख सकते हैं कि जिराफ काफी लंबी होती है, और जब वो बच्चा देती है तो बच्चा लगभग 6 फुट की ऊंचाई से जमीन पे गिरता है। अब आप सोचिए, जब इंसान बच्चा दे रहा होता है तो क्या वो 6 फुट की दूरी से गिरता है? नहीं, वो सीधे डॉक्टर के हाथ में जाता है। बट यहाँ पे जंगल में जब जिराफ बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 6-5.5 फुट के दूरी से वो बच्चा जमीन पे धड़ाम से गिरता है। अब कोई भी माँ जिसका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और 6 फुट से नीचे गिरा हो, उसका उसको उसको ये मन जरूर करेगा कि उस बच्चे को प्यार करे, उसको चाटे और उससे ये पूछे कि वो कैसा है। बट जिराफ थोड़ा अजीबी किस्म का जानवर है।
तो जब माँ जिराफ, जो वो माँ बच्चा जन्म देती है और जिराफ को जब लोगों को लगता है कि ये जिराफ को अब चाटेगी और उसको प्यार से पुचकार के उसको ऊपर उठाएगी, उसको खड़ा करेगी, तो उसी घड़ी जिराफ अपने बच्चे को जोर का एक लात मारती है। अब देखिए, बच्चा 6 फुट तो पहले गिरा, दूसरा उसको एक लात पड़ी। तो सभी लोग जब इस प्रक्रिया को देखते हैं, पहली बार जब ये इंसान ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, अभी अभी बच्चा जन्म हुआ, जमीन पे गिरा इतनी ऊंची से, और अब माँ तो बड़ा निर्दयी है, उसने एक लात जमा भी दिया। तो बच्चा क्या होता है, जब एक लात लगता है वो थोड़ी थोड़ी हवा में थोड़े ऊपर तक जाता है और फिर से जमीन पे धड़ाम से गिरता है और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वापस गिर जाता है, खड़ा नहीं हो पाता। तब माँ क्या करती है, माँ फिर से एक लात लगाती है जोर का। जब माँ एक लात फिर से जोर का लगाती है, तब बच्चा फिर से वापस थोड़ी दूर आसमान में उड़ता है और जमीन पे आके फिर से गिरता है, और इस बार थोड़ा खड़ा हो पाता है, लेकिन फिर वापस बैठ जाता है। अब माँ का सब्र जो है वो जवाब देने लगता है, और इस बार आखिरी बार एक जोर का लात और लगाती है। बच्चा तुरंत ही वापस पैर पे खड़ा होकर भागने लगता है। तो देखने वाले को ये लगे कि हाँ, माँ बड़ी निर्दयी है, बट अगर समझने वाला हो तो उसको ये समझ में आ जाए कि बच्चे को लात इसलिए मारा जा रहा था ताकि वो तुरंत खड़ा होकर भागने लगे, क्योंकि अगर जंगल में वो तुरंत खड़ा होकर भागना ना सीखे तो वो शेरों का शिकार हो सकता है, वो दूसरे जानवरों का शिकार हो सकता है। तो ये चीज हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जब हम डीएक्सएन में साइन अप करते हैं, जब हम किसी भी बिजनेस को चुनते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग या डीएक्सएन को चुनते हैं, तो ये समझिए कि जंगल जो है पूरी तरह से जानवरों से भरी है। अब ये जानवर हैं कौन? ये जानवर हमारे दोस्त हो सकते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कि सिर्फ नेगेटिव बात करेंगे, जिनको सिर्फ नेगेटिव ही बात करना आता है, जो आपको पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह से ये बिजनेस छुड़वा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं कर सकते तो आप कैसे कर सकते हैं। उनको ये विश्वास नहीं होता तोंदेराम की तरह कि सच में ये बिजनेस किया जा सकता है। तो इतनी सारी नेगेटिविटी आपके चारों तरफ होती है, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आपने प्लान देखा, आपने प्रोडक्ट देखा, आप सबको बताना चालू करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है ऐसा करने का, बट आप अपने आप को रोक नहीं पाते। तो ये जो जो आप आमंत्रित कर रहे हैं जानवरों को अपने तरफ की, आपका ये जो अपॉर्चुनिटी को खाने के लिए, तो एक रूल हमने निकाला कि उसको हमने दिया रूल 48। रूल 48 का मतलब है कि हम जैसे ही डीएक्सएन में कोई बंदा साइन अप करे, हमारा डाउनलाइन साइन अप हो, तो 48 आवर्स के अंदर उसके साथ हमें 2 चीजें करनी है। पहली चीज करनी है, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करना है, उसको डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट करना है, उसको कुछ टेस्टिमोनीज दिखानी है, और दूसरा काम, 48 घंटे के अंदर उसको कम से कम 2 लोगों को साइन अप करवाना है। उसको 2 लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है। अगर वो बंदा 2 लोगों को बिजनेस में लेके आ गया, तो उसका नेगेटिव होने का चांसेस एकदम कम हो जाएगा। वो ऑलरेडी उस बछड़े की तरह जंगल में भाग सकेगा, क्योंकि अब उसके पास 2 लोग हैं जिसका ख्याल उसको रखना है एज अ अपलाइन। अगर एज अ अपलाइन उसके पास 2 लोग हैं ख्याल रखने के लिए, तो उसके पास अब समय नहीं है नेगेटिव बातें सुनने का, उसके पास अभी समय नहीं है नेगेटिव लोगों का मन में बात चलाते रहने का। उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे लगा रहेगा। जैसे जब माँ लात मारती है, और इसके लिए ये एग्जांपल हमने क्यों लिया, क्योंकि माँ लात मारती है। एज एन अपलाइन हमको भी उस जो नया बंदा साइन अप किया है, हाँ, उससे हमें प्यार है। क्या इस जिराफ को अपने बच्चे से प्यार नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन क्या उस जिराफ ने अपने बच्चे को लात मारा? हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें अपने डाउनलाइन को लात मारना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने डाउनलाइन को हमें ये जरूर किसी भी तरह से पुश करके, प्यार से या किसी भी तरीके से उसको 48 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, और ट्रेनिंग भी देनी है, और उसको 2 लोगों को रिक्रूट कराने में मदद करना है। अगर हम 48 घंटे के अंदर सिर्फ 2 लोग रिक्रूट करा के उसको बिजनेस में इन्वॉल्व कर पाए, तो उसकी इस जंगल में जिंदा रहने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अभी देखिए, ये तो कहानी नहीं है, बट ये एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं बहुत मायने रखती है, बहुत बड़ा असर दिखाती है बिजनेस में। इसको मैंने इंग्लिश में एक वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पर, उसमें मैंने कहा है कि हाउ डू यू प्रेजेंट व्हाट यू रिप्रेजेंट। अब पहला सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस चीज को दिखा रहे हैं वो हम में दिखता है क्या? ये सवाल का जवाब आपको आपको अपने आप से पूछनी है। और मैं थोड़ा इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहता हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, बट मैं इसके लिए आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। देखिए, मैंने ये समझा, जब हम वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो हमारे कपड़े पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं जूम मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, जेपी लाल सर और हमारे सारे अपलाइन जो भी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा पसंद आता है। मैंने देखा लोहानी सर जो थे वो टाई लगा के मीटिंग दे रहे थे,
मैंने देखा अभय जी भी टाई लगाए थे, जेपी लाल सर भी तैयार होके बैठते हैं। आप अपने घरों में पूरी तरह से तैयार होके शर्ट पहन के और टाई लगा के आप इस मीटिंग को दे रहे हैं। वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपने इसको प्रोफेशन, आपका पैशन और आपका प्रोफेशन, तो आपने इसको अपने पैशन और प्रोफेशन से ये जो आपका काम करने का जो ये इच्छा है, जो ये डिटर्मिनेशन है, जिस जिस डिटर्मिनेशन से आप ये काम कर रहे हैं डीएक्सन का, वो दिखलाता है कि आप कितनी सीरियस हैं। मैं कितने ऐसे उसी मीटिंग में मैंने देखा कितने लोग बनियान पहन के ये मीटिंग सुन रहे हैं। तो क्षमा करें अगर आप ये बिजनेस को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं, जो ये, हाँ मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, आपको पूरा हक है आप अपने घर में कपड़े पहने या ना पहने, बट जब हम एक मीटिंग में आते हैं तो आपको थोड़ा तो कम से कम उन स्पीकर्स का इज्जत रखना है जो टाई लगा के बैठे हैं, जो पूरे फॉर्मल में तैयार होके, शायद गर्मी होगी वहां पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस गर्मी में भी उन्होंने टाई और शर्ट पहन के वो मीटिंग दे रहे हैं, अपने काम से कितना प्यार करते हैं वो आप सोचिए। अभी आप ये सोच के देखिए, तेंदुलकर अगर पिच पे बिना यूनिफॉर्म के पहुंच जाए, वो तो भगवान है ना क्रिकेट का, वो तो बिना कपड़े के भी क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन वो देखिए वो पैड भी लगाता है, हेलमेट भी लगाता है, ग्लव्स भी पहनता है, वो पूरी तैयारी के साथ फील्ड पे उतरता है। तो जब हम पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरते हैं, और सिर्फ वही नहीं, बाकी जो टीममेट्स हैं जो पेविलियन में बैठे हैं या जो ड्रिंक्स लेके आते हैं, वो भी यूनिफॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो स्पीकर है, जो ये ट्रेनिंग या मीटिंग दे रहा है, उसको तो कपड़ा पहनना जरूरी है ही, और एज अ ऑडियंस, एज अ टीममेट, आपका भी अच्छे कपड़े पहन के जूम मीटिंग में या कोई भी मीटिंग्स में जाने का पूरा पूरा आपका ये दायित्व बनता है कि आप अच्छे से कपड़े पहने। क्योंकि देखिए अब कितने लोग हैं मुझे ये बोलेंगे, अरे स्टीव जॉब्स तो हमेशा एक ब्लैक टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स पहनता था, अरे मार्क जुकरबर्ग तो एक ग्रे टी शर्ट और ब्लैक ब्लू जीन्स पहनता है, तो वो तो सूट नहीं पहनते। तो मेरा भैया आपसे ये आग्रह है कि वो मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स है, उनको सब जानते हैं, वो चड्डी भी पहनेंगे तो भी वो मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब ही रहेंगे, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। हमें लोग पहले जज करते हैं अपने कपड़े से। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, किसी नए आदमी से मिलते हैं, ये बिजनेस प्लान दिखाने के लिए या टीम से ट्रेनिंग देने के लिए, जब भी हम किसी से भी पहली बार मिलते हैं, तो पहले 6 सेकंड में वो हमें अपने कपड़ों से जज करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पहले 6 सेकंड में कोई भी इंसान आपको आपके कपड़े से जज करेगा। अगर आपने कपड़े ढंग के नहीं पहने और उसको ये पता है कि ये तो मुझे बिजनेस बताने आया है, और आप चप्पल पहन रखे है, आपने एक शर्ट पहन रखा है जो कि टक इन नहीं है, आपने जूते आपके गंदे हैं, आपके बाल ठीक से कटे नहीं है, आपके नाखून बड़े बड़े हैं, आपको क्या लगता है वो बंदा आपको ज्वाइन करेगा? तो ये छोटी सी बात है, नो लोग समझेंगे अरे यार कपड़े पहनने का क्या जरूरत है, मैं तो लुंगी पहन के भी प्लान दिखा सकता हूँ। आप बेशक दिखा सकते हैं, बट मैं अगर वो प्रोस्पेक्ट हूं तो मैं आपकी टीम में साइन अप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल लोग पसंद है। सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलता, जज्बा के साथ आपको उस गेम का रूल फॉलो करना पड़ता है। क्रिकेट का बड़ा जुनून है तेंदुलकर को, लेकिन उस गेम का वो रूल फॉलो करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम वेलनेस इंडस्ट्री में है। अब हम जब वेलनेस इंडस्ट्री में है तो वी चैंपियंस हमारा जो सिस्टम है उसमें एक रूल है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। मतलब आप स्टेज पे जा ही नहीं सकते अगर आपका वजन ज्यादा है या आपका पेट निकला हुआ है, आप भले ही क्राउन एम्बेसडर क्यों ना बन जाए। तो ये ऐसा हम इसलिए बनाए क्योंकि हमें नंबर वन बनना है। नंबर वन बनने के लिए कुछ कठिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ बड़ा डिसीजंस लेना पड़ता है। आप अगर हर्बल लाइफ की एग्जांपल देखें, तो हर्बल लाइफ में अगर किसी लीडर का वजन ज्यादा है तो उसका बोनस कट होता है। अगर हर्बल लाइफ में किसी इंप्लॉय, कंपनी के इंप्लॉय का अगर वजन ज्यादा है तो उसका सैलरी कट होता है। तो सीईओ से लेके क्राउन एम्बेसडर तक फिट रहते हैं। उनका प्रोडक्ट भी वेलनेस का प्रोडक्ट है, उनका वेट लॉस का भी प्रोडक्ट है, हमारे भी डीएक्सन में वेट लॉस का प्रोडक्ट है जिसको हम वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। तो सर आप बुरा मत मानना, हम सब ये बातें हम सब के लिए, क्योंकि मेरा भी वजन काफी ज्यादा था। अगर कुछ लोगों ने मुझे दिसंबर में देखा था भुवनेश्वर में, तो मेरा भी काफी पेट निकला हुआ था। लेकिन ये रूल हमने बनाया क्योंकि हम जब वेलनेस में आए, डीएक्सन में आए, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने ये रूल बनाया तो पहले मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने कड़ी मेहनत से अपना वजन काफी कम किया, 9 किलो वजन कम किया, मेरा पेट कम हुआ। और यही चीज मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ कि क्योंकि अगर मैं वेलनेस का बात करूं और लोगों के सामने वेलनेस का ज्ञान बताऊं, वेलनेस का ज्ञान झाड़ू, और मैं खुद शेप में नहीं हूं, तो मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ साइन अप करेगा। तो देखिए अभी आप देखिए, हम जो ये सलमान खान, शाहरुख खान और बाकी जो भी लोग हैं, इनको हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ये बड़ा फिट है, ये सब बड़े फिट हैं और पूरे एकदम मतलब अमीर हैं, फिट हैं और अच्छे लगते हैं, और लोगों को उनके साथ फोटो खिंचवाना, ऑटोग्राफ लेना पसंद आता है। तो जब तक हम अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं ढाल पाए, जब तक हमें एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं दिखें, तब तक हमारे साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे।
तो अगर हमें अच्छे लोगों को जोड़ना है तो पहले अच्छा दिखना पड़ेगा, बहुत बहुत जरूरी है। हम बढ़ते हैं आगे ना। अब आता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का रिश्ता क्या है। देखिए, इस रिश्ते को समझने के लिए पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण का हीरो कौन है, तो शायद आप राम का नाम लें, भगवान राम का नाम लें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से पढ़े हो रामायण तो आपको हीरो सिर्फ एक एक जो चरित्र है वो नजर आएगा, वो है हनुमान। अब आप ये बताओ कि हनुमान रामायण के हीरो कैसे हुए। देखिए, सबसे ज्यादा खुश कौन था पूरे रामायण में? सबसे ज्यादा खुश कौन रहा? राम तो हमेशा दुखी रहे, सीता जी भी दुखी रही, लक्ष्मण भी दुखी रहे, दशरथ भी दुखी रहे, रावण भी दुखी हुआ। तो हर कोई दुखी था, बट एक जो कैरेक्टर है वो हमेशा खुश था, और वो था हनुमान। तो हनुमान जी हमेशा खुश क्यों थे? वो हमेशा खुश इसलिए थे क्योंकि वो उनके हाथ हमेशा जुड़े रहते थे और उनका सर हमेशा झुका रहता था। ये हुए एक अच्छे डाउनलाइन। अब आते हैं अपलाइन। राम के दिल में हनुमान के लिए क्या जगह थी? तो अगर राम सबसे ज्यादा अपनी बीवी से भी ज्यादा किसी से प्यार करते थे, वो था हनुमान, जो उनका फेवरेट डाउनलाइन था। अब ये इस रिश्ते को अगर हम समझे तो ये अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन समझाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपलाइन के सामने झुके रहना है। झुके रहने का मतलब ये है कि आपको समर्पित होना है। समर्पित इसलिए होना है क्योंकि आपका एक अपलाइन जो है वो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता। अगर आपको लगता है कि आपका अपलाइन आपको बुरा चाहता है तो आप उससे प्लीज प्यार से बात कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी अपलाइन होगा जो आपका बुरा चाहेगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अपलाइन आपका बुरा चाहता है। तो आपका अपलाइन आपका बुरा नहीं चाह सकता। अगर आपको पसंद नहीं है तो राम सलाम कर सकते हैं, बट आप अपने मन में, अपने हृदय में उनके प्रति हमेशा समर्पित रहे। ऐसा रहना इसलिए जरूरी है, ऐसा इसलिए नहीं रहना जरूरी है क्योंकि ये उनको चाहिए, ये अपलाइन को वो रेस्पेक्ट चाहिए, नहीं। आप जो करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, जो आप करेंगे उसका एक चौथाई आपका डाउनलाइन करेगी। मतलब यह है, जो आप काम सही करेंगे उसका अनुसरण आपका जो डाउनलाइन है, आपकी जो टीम है, वो एक चौथाई करेगी। मतलब अगर आप 12 प्लान दिखाते हैं तो आपका डाउनलाइन 4 प्लान दिखाएगा। ये हुई अच्छी बात है। जब कोई आप गलत काम करते हैं तो आपकी डाउनलाइन उसका 4 गुना करती है। देखिए, जब अच्छी काम का कॉपी करने का बात आता है तो आपकी डाउनलाइन 1/4 कॉपी करेगी, लेकिन जब बुरा आप कोई काम करते हैं तो आपकी डाउनलाइन उसको 4 गुना कॉपी करेगी। मतलब अगर आपने एक अपलाइन को गाली दी तो आपकी डाउनलाइन 4 अपलाइन को गाली देगी। तो ये आप समझिए कि ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो कल्चर है, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने अपलाइन के लिए, ये आप अपने अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे। इसीलिए आप दूसरों की इज्जत करेंगे। तो जब ये आपकी टीम ये आपको देखेगी करते हुए तो वो आपको भी इज्जत देगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस जो हमारी हिस्ट्री है रामायण और महाभारत से, उस चीज को हमें ये समझना जरूरी है कि हनुमान हमेशा झुके थे। इसलिए आज देखिए, पूरी दुनिया में हनुमान मंदिर ज्यादा है, राम मंदिर कम है। मतलब यह है कि आपका टीम आपको उतना ही पूजेगी, उससे ज्यादा पूजेगी अगर आपको वो पूछते हुए नजर आएगी। अगर आप किसी को पूछते हैं और उनको आपकी टीम वो आपको देखती है तो आप उनके लिए ज्यादा पूजनीय होंगे। तो इसीलिए किसी भी अपलाइन के खिलाफ कभी भी ना मन में रखे, ना किसी को बोले। अगर कुछ है तो अपने तक ही सीमित रखे। और उसी तरह से अपलाइन जो है अपने डाउनलाइन का कभी बुरा ना चाहे, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आप अपने डाउनलाइन के बारे में गलत सोचते हैं या गलत विचार रखते हैं या उसकी सफलता में बाधा बनना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आप ऐसा करते होंगे। बट अगर आपके मन में ऐसा है तो उस चीज को तुरंत निकाले, क्योंकि आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। ये बात हमको याद रहना चाहिए। जो दूसरी कहानी है जिससे हमको ये रिलेशन और समझ में आए। देखिए, एक गांव में एक पहाड़ी पे मंदिर हुआ करता था। तो पहाड़ पे एक मंदिर था और उसमें एक पुजारी था। तो गांव का एक गधा था जिसको कुछ नौकरी चाहिए होती। तो पहाड़ी काफी दुर्गम जगह पे था और उस वहां तक पहुंचना काफी कठिन था। तो गांव वाले जो है नॉर्मल मौसम में पहुंच जाते थे, बट बरसात में खास करके उनको काफी दिक्कत होती थी। मंदिर जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो पंडित जी के दिमाग में एक तरकीब आई। तरकीब ये आई कि एक गधा, गांव का गधा, उनको मालूम था कि वो एक नौकरी ढूंढ रहा है। तो उन्होंने उस गांव के गधे को बुलाया और बोला, देखो, बारिश के समय में और या कुछ बुजुर्ग लोग हमेशा मंदिर नहीं आ पाते, तो हफ्ते में एक बार
तुम जो है भगवान की जो प्रतिमा है उसको आप अपने कंधे पे, पीठ पे रखो, मैं तुम्हारे पीठ पे वो भगवान की प्रतिमा रखूंगा और तुम दर्शन कराना लोगों को, लोगों के घर पे जाके भगवान का दर्शन करा देना। तो गधा भी बड़ा खुश हुआ कि यार मुझे पैसे भी मिलेंगे और ये काम भी बड़ा अच्छा है। तो जब जो गधा है वो भगवान की प्रतिमा उसके पीठ पे पंडित जी रख के सुबह सुबह उसको गांव पे भेजा करते थे, और जैसे ही वो गधा जो वो ढेकार क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में उसका वर्ड मुझे नहीं आ रहा, जब वो ढांचू ढांचू करता था तो गांव के जो लोग थे, जो घर वाले लोग थे, वो बाहर आते थे, गधे का पैर छूते थे और फिर भगवान की प्रतिमा पे कुछ दान दक्षिणा देते थे। और ये सारा दान, ये कार्यक्रम करके, पूरे दिन भर का कार्यक्रम करके जो गधा है वो मंदिर पहुंच जाता था। तो जो गधे को जो इज्जत मिल रही थी वो मतलब पूरी तरह से मतलब मंत्र मुग्ध हो गया कि भाई इतनी इज्जत मुझे आज तक नहीं मिली। और उसको ये बड़ा मजा आने लगा ये काम करके, मतलब वो जहां जाए लोग उसका बड़ा रिस्पेक्ट करे, उसके लिए तालियां बजाए, उसके लोग पैर छुए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है कि कितनी बार हमें बहुत इज्जत मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं। तो इस गधे को अब लगने लगा कि यार ये पंडित को मैं अपना जो कलेक्शन करके आता हूँ, ये पंडित करता क्या है, ये तो सिर्फ मेरे पीठ पे भगवान रख देता है, लोग तो मेरा पैर छूते हैं, पैसे देते हैं और ये पूरा का पूरा पैसा रख के मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे देता है। तो गधा सोचता है अब भाड़ में जाइए पंडित, मैं खुद गांव में निकलता हूँ और लोग तो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो पैसा मैं इस पंडित को क्यों। तो अगले दिन वो सुबह गांव की तरफ निकलता है और बिना पंडित से मिले, और वो जैसे ही गांव के किसी एक मुखिया के घर पे जाता है जहां वो रोज जाया करता था, और वो ढैचू ढैचू जोर से आवाज लगाता है, और वो मुखिया बाहर निकलता है, देखता है गधा खड़ा है, तो वो डंडा लाता है और गधे को डंडे से मार के भगा देता है। तो वो गधा जो है वो पूरे से शॉक्ड हो जाता है, बोला अरे ये क्या है, कल तक तो ये मेरे पैर छू रहा था, मेरे को दक्षिणा दे रहा था, आज मुझे डंडे से मार के भगा दिया। तो उसको लगता है ये मुखिया जो है वो पी रखा होगा, तो ये दूसरे घर में चला जाता है। दूसरे घर में भी उसको इसी तरह से बर्ताव झेलना पड़ता है। तो उस गांव में उस दिन उसको 10-12 लोगों के यहाँ से डंडे मिलते हैं, गालियां मिलती है। वो बड़ा निराश हो जाता है, शाम तक किसी तरह पंडित जी के पास पहुंचता है और उनसे हाथ जोड़ के बोलता है कि पंडित जी मुझे माफ करें, मैंने ऐसा सोचा और मैं गांव में गया, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई पंडित जी, जब आप मुझे भगवान का मूर्ति रख के भेजते थे तो लोग मुझे, मेरा पैर छूते थे, मुझे दक्षिणा देते थे, लेकिन जब मैं अकेला गया तो लोगों ने मुझे डंडे मारे, मुझे गालियां दी, ऐसा क्यों। तो पंडित जी ने बोला, मूर्ख, वो तुम्हें इज्जत नहीं देते थे, वो तुम्हारे ऊपर रखी इस प्रतिमा के वजह से तुम्हें इज्जत देते थे। तो आप ये समझिए कि जो हमारा अपलाइन है वो हमें एडिफाई करता है, वो हमें अपने टीम के सामने, अपने ग्रुप में, अपनी मीटिंग्स में हमें हमें चार अच्छी बातें बोल के लोगों के सामने हमारा परिचय बनाता है। हम कई बार इस परिचय का गलत फायदा उठाते हैं, हमें ये लगने लगता है हम ये बिजनेस बिना अपलाइन के भी कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा अपलाइन ठीक उसी पंडित की तरह है जो हमारा वैल्यू मार्केट में बनाए रखता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये बिजनेस हम अकेले कर सकते हैं, ये अकेले करने का बिजनेस नहीं है। अगर ये अकेले करने का बिजनेस होता तो शायद हम इस मीटिंग में आज नहीं होते। ये सबके साथ करने का बिजनेस है, बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ, सबके साथ बिजनेस करने का ये बिजनेस है। कभी भी ये ना सोचे कि आपका जो भी रुतबा है वो आपकी वजह से है। ये हमेशा ध्यान रखें कि चार लोग पीछे जो है हाथ जोड़ के आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट विवेक, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Vivek, can you hear me? Yes, sir. This edification and posture part, would you want to take? Yeah, can you move to the next slide, please? Okay. So, JP Lal sir, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ। अगर कोई मतलब अगर कहीं गलती हो रही हो तो प्लीज मुझे कुछ बताएं। नहीं, बिल्कुल। बहुत ही छोटी छोटी बातों के आधार पर एक कहानी के द्वारा लोगों के अंदर छुपी हुई वह जो हमारी परंपरागत संस्कृति का जो भाव है वो नेटवर्क के माध्यम से आप उसमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कीप इट अप, थैंक यू, कंटिन्यू। तो अभी जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है एक अजीब से फीलिंग का, एक अजीब से कैसे बोले, एक विचार है जो हमारे मन में है, जो हर किसी के मन में होती है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। भगवान के मन में भी ये एक भावना है और एक इंसान के मन में भी ये भावना है।
अब भगवान के मन में भी ये भावना है, बट भगवान के अंदर ये भावना काफी कम है, इसीलिए वो भगवान है, इसलिए वो पूजनीय है। बट इंसान 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 इसीलिए है क्योंकि उस इंसान के अंदर ये भावना बहुत कूट कूट के भरी है। तो अगर हमें भगवान के करीब पहुंचना है या भगवान जैसा बनना है या भगवान का अनुसरण करना है, तो हमें इस भावना को कम से कम करना होगा। वो भावना का नाम है ईगो। ईगो का मतलब होता है इरेजेस गॉड आउट। अगर आपके अंदर से भगवान को निकाल दिया जाए तो आप एक ईगो वाले इंसान बन जाते हैं। तो एक कौवा था जो जिसके हाथ एक छोटी सी मीट की मांस की टुकड़ी लगी, तो उस कौवे ने उस मांस की टुकड़ी को अपने चोंच में दबाया और आसमान में उड़ने लगा। उसको लगा कि अरे वाह, ये आज पूरा का पूरा मीट जो है, ये मांस की टुकड़ी मैं पूरा खाऊंगा और आज मेरा पेट भरा रहेगा। और वो पूरे आसमान में गश्त लगा रहा था इसी खुशी से। तो थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसके पीछे कुछ चील पड़ गए, कुछ और कौवे पड़ गए। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो उसके पीछे लगभग 15-20 कौवे भाग रहे। वो उसको लग जाता है यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। वो तुरंत दाएं लेता है, पूरे के पूरे कौवे उसके साथ दाएं की तरफ उड़ने लगते हैं। फिर उसको घबराहट होती है, वो बाएं उड़ता है, पूरे के पूरे कौवे जो है वो बाएं की तरफ उड़ने लगे। फिर वो कौवा नीचे की तरफ भागता है, पूरे के पूरे कौवे नीचे की तरफ भागने लगते हैं। फिर वो ऊपर की तरफ भागता है, पूरे के पूरे कौवे ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। अब ये कौवा परेशान हो जाता है, उसको ये रियलाइज हो जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि ये जो सारे 20-25 कौवे मेरे पीछे पड़े हैं, वो मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, वो मेरे इस मीट के पीछे पड़े हैं जो मेरी चोंच में है। तो जैसे ही कौवा जो है वो अपने चोंच से उस मीट को छोड़ता है और वो मीट जो है नीचे की तरफ गिरने लगता है और सारे के सारे कौवे उस मीट की तरफ भागने लगते हैं। कौवे को ये एहसास होता है कि ये जो लोग थे जो मेरे पीछे पड़े थे वो मेरे मीट की वजह से पड़े थे, मेरे पास जो ये मीट का टुकड़ा था उसके पीछे पड़े थे। उसी तरह से जब हम ईगो अपने साथ रखते हैं तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ नजर आती है। बट जिस दिन हमने अपने ईगो को अपनी चोंच से उतार दिया, अपने सर से उतार दिया, तो पूरा का पूरा आसमान आपका है, आप अकेले उड़ान भर सकते हैं, सबसे ऊंचाई पे उड़ान भर सकते हैं। तो अपने अंदर का ईगो जो जब हम काम करते हैं तो सबसे बड़ा जो एनिमी है मेरे हिसाब से, मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में इस इंडस्ट्री में एक लीडर का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये नहीं होता है कि प्लान कैसे दिखाए, प्रोडक्ट कैसे समझाए, टीम को कैसे मैनेज करे। उसका सबसे बड़ा चैलेंज उसका खुद का ईगो होता है। जिस दिन हम अपने इस ईगो को ड्रॉप कर दे तो पूरा का पूरा आसमान हमारा है, हम अकेले उड़ान भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो कई सारे लोग बड़ी तरकीब, बड़ा दिमाग लगाते हैं बिजनेस में। कभी कभी क्या है, हम अपने अपलाइन का भी नहीं सुनते, सोचते हैं यार ये तो कम पढ़ा लिखा है, मैं तो इंजीनियर हूँ, ये क्या सिखाएगा। और हम अपना दिमाग से अपनी तरकीब लगा के ये बिजनेस को करना चाहते हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में ये मैटर नहीं करता कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैटर करता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या डुप्लीकेबल है, क्या ये अनुसरणीय है, क्या इसका लोग अनुसरण कर पाएंगे, डुप्लीकेशन कर पाएंगे। अगर आप जो कर रहे हैं आपकी टीम उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाए तो आपका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जो है ये बात मायने ही नहीं रखती। मायने क्या रखता है, आपका रिजल्ट भले ही कम आ रहा हो लेकिन ये डुप्लीकेबल है, लोग इसको आसानी से कर पा रहे हैं। चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे एक आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं क्या वो डुप्लीकेबल है। इस चीज को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक टोपी बेचने वाला किसी गांव में टोपी बेचने निकला। तो गर्मी का दिन था, उसको टोपी बेचते बेचते उसको थोड़ी थकान आ गई। गांव के पास एक बरगद का पेड़ था और उसमें सीमेंट की एक उचान बनी हुई थी और उस उचान पे वो जाके अपने टोकरी में जो अपने टोपियां रखी थी उसको साइड में रख के, एक टोपी अपने सर पे रख के, अपने आंखों को ढक के वो थोड़ा सोचता है मैं आराम कर लूं। तो वो क्या होता है, वो विश्राम मुद्रा में चले जाता है, वो सो जाता है पेड़ के नीचे। जब थोड़ी देर बाद वो उठता है तो उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी जो टोपी है वो टोकरी है, उसमें से सारी टोपियां गायब है और उसने जो टोपी अपने सर पे ढक रखी थी वो बस बची हुई और बाकी सारी टोकरियां जो है वो खाली है। वो दाएं देखता है उसको कुछ नजर नहीं आता, वो बाएं देखता है उसको कुछ नजर नहीं आता, वो नीचे देखता है उसको टोपियां नजर नहीं आती, वो ऊपर देखता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि कुछ बंदर जो है वो टोपियां पहन, उसकी सारी टोपियां उसी की तरह पहन रखी। अब ये जो टोपी बेचने वाला इंसान है वो थोड़ा सोचता है यार मैं अब करूँ क्या, मेरी टोपियां अगर ये ले लेंगे
तो मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा क्या? तो वो क्या करता है, बंदरों पे पत्थर मारना चालू करता है, लकड़ियां मारना चालू करता है, उनको गालियां देना चालू करता है। तो बहुत कुछ करने के बाद भी बंदर जो है उसकी टोपियां वापस नहीं करते। फिर उसको याद आता है कि कहीं से उसने सुना था कि बंदर जो है वो नकलची होते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी पे हाथ रखा और जोर से अपनी टोपी को जमीन पे फेंकता है। तो ये बंदर जैसे ही देखते हैं वो भी अपनी सारी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। और फिर वो व्यापारी जो है अपना सारा टोपी उसको बटोर के टोकरी में रख के वो वापस बेचने चला गया। अब इस कहानी को 25 साल बाद देखते हैं। 25 साल बाद उसका बेटा भी टोपी बेचने के बिजनेस में था और वो अब टोपी बेचने के लिए इसी गांव में पहुंचा। ठीक उसी तरह से उसको भी थकान हुई, उसी पेड़ के नीचे वो जाके बैठा और टोकरी साइड पे रख के वो सो गया। जब वो उठता है तो उसको नजर आता है कि उसकी टोकरियों में से सारी टोपियां गायब है। वो ऊपर देखता है, वो नीचे देखता है, वो दाएं देखता है, वो बाएं देखता है, उसको टोपियां नजर नहीं आती। वो ऊपर देखता है और उसको दिखते हैं कि ये बंदर टोपियां पहन रखी है। अब जो है इसको अपने पापा की कहानी याद आती है कि एक बार उसके पिताजी के साथ भी ये वाकया हुआ था, जहां पे बंदरों ने उनकी टोपियां ले रखी थी और उसके पिताजी ने बड़े समझदारी से टोपी नीचे फेंका अपने सर पे से। और सारे बंदर अनुकरणीय है, तो नकलची होते हैं, तो उन्होंने भी बंदरों ने भी टोपियां फेंकी थी और ये कहानी उसको याद था। तो उसने भी तरकीब लगाई, उसने इस बार पत्थर नहीं चलाया, इस बार उसने लकड़ियां नहीं चलाई, उसने गालियां नहीं दी, बल्कि उसने क्या किया, सीधा अपनी टोपी निकाली और जमीन पे फेंका। ये होते ही उसने देखा कि किसी भी बंदर ने टोपियां वापस नीचे नहीं फेंकी। और जो बंदर का मुखिया था वो नीचे आता है और एक जोर का चाटा लगाता है उस व्यापारी को और बोलता है, बाप सिर्फ तुम्हारा ही नहीं था, बाप हमारा भी था। तो इसका मतलब ये है कि बंदर के पिताजी ने भी उसको ये कहानी बताई थी, तो उसको ये चीज याद है। तो देखिए डुप्लीकेशन जो है ये किस तरह से आपको मदद कर सकता है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन से जनरेशन चल सकता है। उसके पिताजी वहां नहीं थे, उस बंदर के पिताजी वहां नहीं थे, लेकिन उसकी सिखाई हुई बातें उसके पास थी। तो अगर हम सही डुप्लीकेशन करें तो हम हो या ना हो, हमारा जो लर्निंग है, जो हमारा टीचिंग है, वो अगर रहेगा तो हमारा नेटवर्क बढ़ता रहेगा, हमारा इनकम बढ़ता रहेगा, हमारा रुतबा बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक अच्छा वक्ता कौन है? who can be considered as an excellent communicator? एक अच्छा वक्ता कौन है? तो शायद आप जवाब दे, जो अच्छा बोल सकता है, या जिसके पास कंटेंट हो, जिसके पास बोलने का क्षमता हो या सामग्री हो। बट अगर आप मेरे से पूछे तो एक अच्छा वक्ता वही है जो एक अच्छा श्रोता है। आप अच्छे श्रोता नहीं है तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। अब ये बिजनेस हम बोलते हैं कि एक एक्सेलेंट कम्युनिकेटर का बिजनेस है। हम पिछले कुछ दिनों पहले जब हम अनुराधा जी का जूम कॉल अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने बोला हमें बात करना है, तो हमें अच्छा एक कम्युनिकेटर बनना है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर भी वही है जो अच्छा सुन सकता है, एक अच्छा श्रोता हो। तो ये याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का बिजनेस नहीं है, ये सुनने का बिजनेस है। बोलना हमें कम है लेकिन इफेक्टिवली बोलना है। जो हम बोले उस पर वजन हो, उसका वजन हो, हमें वही बातें करनी है। तो एक्सीलेंट कम्युनिकेटर वही है जो अच्छा सुन सकता हो। अब अच्छा सुनने का मतलब क्या है? देखिए, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं या किसी टीममेट के साथ बैठते हैं, उसका प्रॉब्लम या तकलीफ को समझने का कोशिश करते हैं, कई बार क्या होता है, हम सिर्फ बोलते हैं, उनको सुनने की कोशिश नहीं करते, उनकी तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं करते, उनको क्या प्रॉब्लम है ये जानने की कोशिश नहीं करते। और सब कुछ ये सारा कुछ जो है ये हम ध्यान में नहीं रखते। मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि चैट पे कुछ अभी टाइप ना करें, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो प्लीज आप चैट बाद में करें, मुझे कंटिन्यू करने दें। आपके सारे सजेशंस मैं जरूर स्वीकार करूंगा अंत में। सो एक तो सुनने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। अब सुनने का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं सर। कैन वी गो टू द नेक्स्ट प्लीज? सर, सर का मतलब क्या है? सेंस। मतलब जब कोई बात करे तो हमको सेंस करने की बहुत जरूरत है। उसके लिए कहानी है। एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी भागते भागते आती है और मुल्ला नसरुद्दीन से ये बोलती है, अरे जी सुनते हो, कुछ कीजिए, बच्चे ने, मुन्ने ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो बोलते हैं, अरे रहने ही दो, आजकल 10 पैसे में मिलता ही क्या है? तो 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है तो 10 पैसे में मिलता ही क्या है?
अब देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी तो कुछ और बताना चाह रही थी, बट मुल्ला नसरुद्दीन को 10 पैसे नजर आ रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी ये बताना चाह रही थी कि बेटा तकलीफ में है, बट उनको क्या नजर आ रहा था? 10 पैसा नजर आ रहा था। कई बार क्या होता है, हमें सामने वाले की तकलीफ को समझना होता है, और हम वो समझने के बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि अगर ये साइन अप करता है, ये बिजनेस स्टार्ट करता है, तो अगर ये 3000 पीवी करेगा तो मेरा कितना कैसा पैसा बनेगा, ये आईओसी लेगा तो मेरा कितना पैसा बनेगा, ये 1000 पीवी लेगा तो कितना पैसा बनेगा। तो हम क्या है, हम उस पैसे के कैलकुलेशन में डूब जाते हैं, ना कि उसके समस्या का समाधान में लगे रहते हैं। अगर हम किसी भी इंसान के समस्या का समाधान करें, चाहे वो टीममेट हो, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट हो, तो हमारा बिजनेस जो है अपने आप बढ़ेगा। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है सर सेंस। एस स्टैंड्स फॉर सेंस। सेंस का मतलब भापे, कि वो बंदा बोल क्या रहा है उसको भापे। अगर जैसे मान लेते हैं किसी को हमने प्लान दिखाया और वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसको हमको भापना है कि ये ऐसा बोल क्यों रहा है। ये हमको भापना है कि क्या ये सच बोल रहा है, ये सच में इसके पास पैसे नहीं है, क्या इसके पास पैसे नहीं है कि साबुन खरीद सके, क्या इसके पास पैसे नहीं है कि टूथपेस्ट खरीद सके, क्या ये नहाना बंद कर देगा, क्या ये ब्रश करना बंद कर देगा। तो ये सेंस करना बहुत जरूरत है। उसके बाद इंटरप्रेट करे, उसको उस गुत्थी को सुलझाए। इंटरप्रेट करने का मतलब है उससे समझे, उस चीज को समझे कि ये जब बोल रहा है कि पैसे नहीं है, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। ये तो कतई नहीं हो सकता कि इसके पास पैसे नहीं है। और ये बिलीव कीजिए, इस बिजनेस को देखने के बाद अगर कोई ये बोले कि उसके पास पैसे नहीं है स्टार्ट करने के, तो ये झूठ बोल रहा है। तो ये चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए, उसको इंटरप्रेट कर लेना चाहिए कि इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो समस्या है कुछ और है। उसके बाद क्या बोलते हैं, SIER, इवेल्युएट कीजिए कि इसका प्रॉब्लम है क्या, इसका प्रॉब्लम पैसा है या कुछ और है। तो इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, और तब उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, तब उसको समाधान दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे से बोले पैसा नहीं है, तो मैं समझ जाता हूं कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी समस्या कुछ और है। तब मैं क्या करता हूं, इवेल्युएट करता हूं, ये पता करने की कोशिश करता हूं कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तब मुझे समझ में आता है उससे कुछ और सवाल जवाब करने के बाद कि इसको इस इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग से प्रॉब्लम है, इसके पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इसको नेटवर्क से प्रॉब्लम है, या इसको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। कोई इन दोनों में से कोई बात हो सकती है, कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। ये मैं मान ही नहीं सकता कि उसके पास पैसे नहीं है। अब मैं उसको उस चीज पर रिस्पॉन्ड करूंगा। जब मुझसे ये कोई बात पूछता है कि तुम मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं तुरंत समझ जाता हूं कि मुझे इससे पैसे के बारे में नहीं बात करना, मुझे इसको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और बताना है, मुझे इसको थोड़े प्रोडक्ट के बारे में और बताना है, मुझे इससे पैसे की बात ही नहीं करनी। तब जाके मेरा जो सेल है कन्वर्ट होता है, क्योंकि मैं इस चीज को सर कर पाया, या सेंस, इंटरप्रेट, इवेल्युएट और रिस्पॉन्ड कर पाया। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया ये टीम बिजनेस है, ये मैंने पहले बताया। नेक्स्ट, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बोलते हैं टीम का काम सपने का काम। जब तक हम ये टीम में नहीं करें, टीम के साथ नहीं कर पाए, तो हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। अब नेटवर्क मार्केटिंग में 3 गोल्डन रूल होता है। 3 गोल्डन रूल है क्या, उसके बाद शायद हम ये सेशन खत्म कर पाएंगे। कितना टाइम हुआ? अच्छा, 50 मिनट। ओके, तो ये जो लास्ट स्लाइड है, इस स्लाइड को खत्म करने से पहले मैं सबसे ये जानना चाहूंगा कि सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर सुन पा रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। तो गोल्डन रूल क्या है? थैंक यू। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है, मतलब स्वर्ण नियम, जिसका हम पालन अगर करें तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 गोल्डन रूल होते हैं। पहला गोल्डन रूल ये है कि इफ योर लेवल ऑफ कन्विक्शन इज हायर देन द डाउट ऑफ प्रोस्पेक्ट, द प्रोस्पेक्ट साइंस अप। इस चीज को समझने के लिए हम एक पुरानी कथा सुनते हैं। तो एक बार क्या होता है, कृष्णा और बलराम जो है वो जंगल में गुम हो जाते हैं, और उनको कहीं जाना होता है, और शाम का समय हो चला होता है, और उनको लग जाता है कि अब हम जंगल पार नहीं कर पाएंगे, तो शायद हमें अपनी यात्रा कल सुबह प्रारंभ फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन जंगल काफी घना था और काफी डरावना था। तो कृष्णा के दिमाग में एक उपाय आता है। कृष्णा बोलते हैं बलराम से कि भैया, पहले मैं सो जाता हूं और तब आप रखवाली करो, और जब मैं जग जाऊं, जब आपको नींद आए तो मुझे आप जगा देना, मैं रखवाली करूंगा। इसी तरह से बारी बारी करके हम सोते जागते रहेंगे और रात कट जाएगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। तो कृष्णा बलराम को ये आइडिया पसंद आता है। उन्होंने बोलते ठीक है, तुम पहले सो जाओ, मैं रखवाली करता हूँ। तो कृष्णा जो है वो गहरी नींद में चले जाते हैं, और बलराम जंगल का उस पेड़ के आसपास रखवाली करते हैं। तब थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा राक्षस बलराम की तरफ आता है, और बलराम उसको देख के काफी घबरा जाते हैं।
और राक्षस जो है वो बलराम को देखता है और जोर से चिल्लाता है। तो बलराम को जैसे ही बलराम की तरफ जोर से चिल्लाता है, बलराम जो है वो कद में छोटे हो जाते हैं, उनका जो हाइट है वो कम होने लगता है। बलराम और घबरा जाते हैं। बलराम किसी तरह से डरते डरते उसका सामना करना चाहते हैं, उस राक्षस का सामना करना चाहते हैं, बट वो सामना नहीं कर पाते और इतनी ही देर में वो जो राक्षस है वो और जोर से चिल्लाता है। और जैसे ही वो राक्षस उनकी तरफ देख के और जोर से चिल्लाता है, बलराम का कद अब एक हथेली के साइज का हो जाता है और बलराम जोर से कृष्णा चिल्ला के बेहोश हो जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। तो कृष्णा के कानों पे उनका नाम पड़ा तो उनकी नींद खुली और वो चारों तरफ देखते हैं तो दिखता है उनको कि बलराम तो नजर नहीं आ रहे, शायद कहीं गए होंगे। अब चूंकि उन्होंने बोला था कि जब तुम सो जाओगे तो मैं रखवाली करूंगा, तो अब वो रखवाली का काम करना लगते हैं। और उसी तरह से वही राक्षस वापस कृष्णा की तरफ आता है और जोर से चिल्लाता है। कृष्णा के ऊपर जैसे ही ये राक्षस जोर से चिल्लाता है, कृष्णा उससे ही ज्यादा जोर से ये चिल्लाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस राक्षस का कद थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर कृष्णा जोर से चिल्लाते हैं, तुम यहां आए क्यों हो। उस राक्षस का कद और छोटा हो जाता है। फिर कृष्णा पूछते हैं, मेरा भाई बलराम कहाँ है। वो राक्षस एकदम छोटा हो जाता है, चूहे के साइज का। अब कृष्णा क्या करते हैं, इस राक्षस को उठाते हैं जमीन से और अपनी पोटली में उस राक्षस को डाल के अपने कमर में बांध लेते हैं। सुबह होती है, बलराम जगते हैं और अपने सही शेप में वापस अपने सही हाइट में होते हैं। तो बलराम जो है उठते हैं, बोलते हैं, अरे कृष्णा, मैंने शायद बहुत बुरा सपना देखा, या मुझे पता नहीं कि यह सपना था या हकीकत। कल रात जब तुम सो गए थे तो एक बड़ा राक्षस आया और वो मेरे पे चिल्लाता गया और जैसे ही जैसे वो चिल्लाता गया मेरा कद छोटा होता गया और मैं फाइनली बेहोश हो गया। तो कृष्णा अपनी पोटली से उस राक्षस को निकालते हैं और पूछते हैं, कहीं ये राक्षस ये तो नहीं था। तो बलराम मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ यही था। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो हमारा कन्विक्शन, देखिए कृष्णा का कन्विक्शन, राक्षस से वो घबराए नहीं बल्कि उसका सामना किया, उससे सही सवाल पूछे, उससे डरे नहीं। लेकिन जब हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो क्या हम उससे सही सवाल पूछते हैं, क्या हम उससे सवालों से डर जाते हैं। अगर हम प्रोस्पेक्ट के सवालों से डर जाएं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन ना हो तो हमारा कद बिल्कुल बलराम की तरह हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास कन्विक्शन हो, कॉन्फिडेंस हो, तो हम कितना भी बड़ा प्रोस्पेक्ट हो, कितना भी 30 मार्क का प्रोस्पेक्ट हो, हम उसको टीम में साइन अप करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना धैर्य और अपना कन्विक्शन हाई रखना होगा। जो दूसरा गोल्डन रूल है वो है, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। इसका मतलब क्या है, अब ये समझते हैं। देखिए, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी का मतलब ये है, यहां इस बिजनेस में आपकी सफलता और विफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, ना ही आपका कंपनी जिम्मेदार है, ना आपका अपलाइन जिम्मेदार है, ना आपका डाउनलाइन जिम्मेदार है। इस कंपनी में सफलता के लिए, इस इंडस्ट्री में सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार है। इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में विफलता के लिए, असफलता के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। देखिए, यहाँ पे कोई किसी को क्राउन एम्बेसडर नहीं बना सकता, यहाँ पे कोई किसी को बिजनेस में फेल नहीं करा सकता। वो इंसान, वो लीडर खुद है जो फेल होगा या तो क्राउन एम्बेसडर बनेगा। इस चीज को समझने के लिए हम दो गधों की कहानी सुनते हैं। एक बार क्या होता है, एक धोबी के पास दो गधे होते हैं और वो जो धोबी होता है वो इस गधों पे बहुत ही क्रूर रहता है। वो हमेशा इनसे बहुत ज्यादा काम कराता है, उनको पीटता है, उनको खाने के लिए कम देता है। तो एक बार एक गधा जो है, पहला गधा दूसरे गधे से शाम के वक्त अपने तबेले पे बैठा हुआ बोलता है कि यार, मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, खाने के लिए भी कम मिलता है, कोई इज्जत नहीं है, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। तो दूसरा गधा बोलता है, अरे तू पागल हो गया क्या, दूसरा क्या करेगा, हम गधे हैं, हमें तो सिर्फ माल ढोना आता है, हमें कपड़े लाद के घाट पे जाना है, धोबी घाट पे जाके धोबी जो है वो धोएगा, वापस कपड़े लाद के लेके आएगा, यही हमारा काम है, हम कोई और आम काम कैसे करें, यही हमारे माँ बाप ने सिखाया है। तो बोलता है, नहीं यार, मैं ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता, मुझे अपना खुद का कुछ करना है। तो एक दिन क्या होता है, वो जब धोबी उठता है तो देखता है एक गधा जो है वो गायब है। तो वो दूसरे गधे को काफी पीटता है, उसको बड़ा मारता है और बोलता है, बताओ वो पहला गधा कहाँ भागा, तुमने उसको भगाने में क्यों मदद की। तो गधा बोलता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है और वो क्यों भागा, बट मैं हूं, मैं मालिक, आपके लिए पूरा काम करूंगा। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद,
वो गधा जो है, जो दूसरा गधा है, वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता है और उसको वहां पे परछाई में एक और गधा नजर आता है। तो जैसे ही ऊपर देखता है उसको वो पहला गधा नजर आता है जो उसके साथ धोबी के यहाँ काम करता था, और उसको पहचान लेता है और तुरंत उसके साथ गले लगता है और वो भी उससे मिलकर बड़ा खुश होता है। तो वो बोलता है, देख यार, मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया, आज मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास रुतबा है, आज मैं ज्यादा खाना भी खा पाता हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है और मुझे कोई पीटता नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ, तू भी क्यों नहीं मेरे को ज्वाइन करता? तो वो बोलता है कि देखो, धोबी की जो बेटी है ना, वो काफी सुंदर है और अब बड़ी हो रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन धोबी अपनी बेटी को मेरे से शादी करा देगा, तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो इसी लालसा में वो धोबी जो है, दूसरा जो गधा है, वो उसी धोबी के यहाँ काम करते रहता है, और फाइनली एक दिन उस बेटी की शादी किसी और से हो जाती है और ये गधा सोचता ही रह जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो दूसरा गधा था, उसकी असफलता के लिए कौन जिम्मेदार था? वो खुद, राइट? असफलता के लिए उसके जिम्मेदार वो खुद था, और जो पहला गधा है उसकी सफलता के लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार था। तो हम अपने डिसीजंस, हम अपने निर्णय के हिसाब से असफल और सफल होते हैं। किसी इंसान, किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट की वजह से सफल या असफल नहीं होते। ये चीज हमेशा अगर हमें याद रहे तो हम डीएक्शन में काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी जो गोल्डन रूल है वो ये है, इफ यू गिव वैल्यू योर टीम विल ग्रो। इफ यू गिव वैल्यू योर टीम विल ग्रो का मतलब ये हुआ, वैल्यू का मतलब ये नहीं, भाव नहीं बोल रहा हूं। वैल्यू का मतलब अगर आप अपनी टीम को सही नॉलेज दे पाए, सही प्रोडक्ट नॉलेज दे पाए, सही इंडस्ट्री नॉलेज दे पाए, सही ट्रेनिंग दे पाए, सही डिसिप्लिन दे पाए, सही कल्चर दे पाए, तो ही आपका टीम बढ़ेगा। इस चीज को समझने के लिए हम एक कहानी समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक राक्षस रहता है, बहुत ही भयावह राक्षस। उस राक्षस का एक शर्त है कि गांव में जो भी लोग उसको अगर मारने के लिए आएंगे, वो तो गांव का पहले सारा चीज जो है लूट लाट के खा जाता है और गांव के लोगों को भी मार देता है। तो गांव वाले काफी परेशान रहते हैं कि यार ये राक्षस को किसी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि ये हमारे सारे फसल बर्बाद कर देता है, खेतों में आ जाता है, सारे फसल नोच डालता है, और बड़ा ही परेशान है सब लोग। तो इस गांव से इस राक्षस को भगाओ और हो सके तो इसको खत्म करो। तो गांव के कुछ नौजवान होते हैं, पंचायत लगती है, नौजवान कुछ डिसाइड करते हैं कि यार इस राक्षस को हमें मारना होगा। तो कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं, और कुछ जो नौजवान है वो क्या करते हैं, किसी झाड़ के पीछे उसके घर के सामने छुप जाते हैं और एक पत्थर मारते हैं उसके घर की तरफ। और जैसे ही पत्थर वो मारते हैं तो उस दरवाजे पे आवाज होती है, तो राक्षस को लगता है दरवाजे पे कोई आया है। तो वो दरवाजा खोलता है, देखता है कोई नहीं है। तो इस मौके का फायदा उठा के जो गांव का जो नौजवान है वो उस राक्षस की तरफ एक तीर चलाता है, और जैसे ही राक्षस की तरफ तीर चलाता है, तो ये दरवाजा तो खुला है, अब तीर उसको लग सकती है। तो जैसे ही तीर चलाता है, राक्षस उस तीर को अंदर पकड़ लेता है, उसको लगता नहीं, वो पकड़ के अंदर चला जाता है और वापस गेट पे आता है, अपने दरवाजे पे आता है, और उस तीर को 100 गुना तेजी से और 100 और तीर उस झाड़ की तरफ वार करता है, और इस वार से वो नौजवान जो है वो मर जाता है। फिर गांव वाले दूसरी तरकीब लगाते हैं, देखते हैं, पता करते हैं कि ये जो राक्षस है कब बाहर आता है, और जैसे ही वो बाहर आएगा तो किसी ने बोला उसके सर पे अगर कोई निशाना लगाए तो राक्षस मर सकता है। तो गांव का एक नौजवान था जो बहुत अच्छा निशानेबाज था। उसने क्या किया, बड़े पेड़ पे बड़े पेड़ पे चढ़ के एक बड़ा पत्थर रख के उसने एक बड़ी गुलेल बनाई, और उस गुलेल से उस निशाना साध के बैठा रहा। जैसा ही राक्षस घर से बाहर निकला, उसके आंखों के बीच में उसने उस गुलेल से पत्थर चला दिया। तो जैसे ही पत्थर लगता है उस राक्षस को कुछ नहीं होता, और वो पत्थर उठाता है और वो वापस अपने घर के अंदर जाता है और 100 ऐसे पत्थर निकाल के लाता है और उसी पेड़ की तरफ वो वार करता है। इतना तेज वार वो पेड़ नहीं सह पाता, वो बंदा नहीं सह पाता, और वो मर जाता है। ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा होता है 2-3 दिनों से, एक छोटा सा बच्चा इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इस चीज को देख रहा होता है झाड़ियों के पीछे से कि यार ये गांव वाले कर क्या रहे हैं, इस राक्षस को मारने के चक्कर में ये खुद अपनी जान गंवा रहे हैं। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो क्या करता है, वो एक सेब लेता है, हरे रंग का एक अच्छा सुंदर सा सेब लेके उस राक्षस के दरवाजे पे जाता है
अब सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और उस बच्चे को और उस राक्षस को देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि यार ये आखिर ये बच्चे के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो इतने भयानक राक्षस के पास वो एक सेब लेके पहुंच गया। तो जो बच्चा होता है वो दरवाजा खटखटाता है, राक्षस दरवाजा खोलता है और बच्चे ने सेब आगे किया, अपने हाथों से सेब आगे करता है। राक्षस उस सेब को लेता है और घर के अंदर जाता है और वापस एक टोकरी में 100 सेब वापस लाके उस बच्चे को दे देता है। गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चा मुस्कुराता है और मुखिया को जाके बोलता है, ये जो राक्षस है ये हमारे गांव का अभिशाप नहीं है, ये तो वरदान है। इसको अगर हम एक देंगे तो ये 100 गुना देगा, ज्यादा देगा। तो अगर हम इस राक्षस से प्यार करें तो ये हमें 100 गुना ज्यादा प्यार करेगा। अगर हम इसको 1 बोरी अनाज दे तो ये हमें 100 बोरी अनाज देगा। तो हमारा गांव इस पूरे इलाके का सबसे अमीर गांव बन सकता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम किसी एक टीम मेंबर के ऊपर ट्रेनिंग पे समय बिताए, उसको प्यार से रखे, उसको सही बुक्स पढ़ने की आदत डालवाएं, उसको सही वीडियोस देखने की आदत डलवाएं, तो ये जो एक टीममेट के साथ जो हमने सही काम किया, ये 100 लोगों में मल्टीप्लाई हो सकता है और ये 100 लोग और 100 लोगों में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये 3 रूल, गोल्डन रूल अगर हम अपने बिजनेस में फॉलो करें तो हमें इस बिजनेस को बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू जेपी लाल सर। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आपने छोटी छोटी बातें और मोटी बातों को एक कहानी के द्वारा लोगों को हृदय को छुआ और हमें उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे इसका अनुसरण कर रहे थे, आपके और एक लेसन में छोटी बातों में कि हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और वही एक अच्छा लीडर हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी वॉरियर ग्रुप के सदस्य आपके इस मार्गदर्शन को श्रोता बनकर आत्मसात कर रहे थे, उनके डिएक्शन के मार्ग में वह बहुत ही जरूरी सिद्ध हो और वो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सके आज के इस ज्ञान को लेकर। तो एक बार फिर से विकास जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप एक अच्छे लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू ओवरऑल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू ऑल माय अपलाइन सर। थैंक यू। हम लोग 8 बजे एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ और कल फिर एक अच्छे शख्सियत के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, घर